हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर के बारे में जिसमें हमने अध्याय शुरू किया था मौसम एवं जलवायु, जो हमारा सेकंड लेसन है। यह हमारे इस लेसन का 5वां पार्ट है। देखिए, हमारे इस लेसन का ये 5वां पार्ट है और अपन ने पढ़ा था मौसम और जलवायु की विभिन्न परिभाषाएं। उसके बाद तत्वों को अपन ने शुरू किया था और तत्वों को एंड करने तक पहुंच गए थे। हमने लास्ट पढ़ा था पिछली क्लास में जल का संघनन के बारे में। ठीक है, तो जल वाष्प का जो संघनन होता है, अर्थात जो जल वाष्प होती है वो पुनः किस में बदलती है? गैसीय अवस्था, जल वाष्प की अवस्था से जल में बदलती है। इस क्रिया को संघनन कहते हैं। जब वायु में सापेक्ष आर्द्रता क्या हो जाती है? 100%, 100% हो जाती है, तो ऐसी वायु को अपन संतृप्त वायु कहते हैं। इस पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, ओस, कोहरा, धुंध कोहरा, ठीक है, जिनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। और बहुत ही आने वाले समय के लिए, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास, क्योंकि आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम है एग्रीकल्चर के, जो कॉलेज में आपके एडमिशन के एग्जाम होते हैं, उनमें यही चीजें पूछे जाती हैं, आपकी किताबों से ही चीजें पूछी जाती हैं। तो ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आपने आज क्लास ध्यान से पढ़ी, अच्छे से समझी और याद कर लिया उन सब चीजों को जो भी लिखवाया जाएगा, तो फिर आने वाले समय में इन टॉपिक से आप कभी नहीं हटे। तो देखिए, पहला है हमारा आज ओस। क्या है? ओस। ओस क्या होती है? जब धरातल के सबसे पास में, हमारे धरातल की जो पास वाली निकट वाली वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प के प्रत्यक्ष संघनन द्वारा मुख्यतः क्या होता है? प्रत्यक्ष संघनन द्वारा मुख्यतः रात्रिकाल के विकिरण द्वारा शीतल हुए धरातल पर संचित जल की बूंदों को ओस कहते हैं। अर्थात धरातल के निकटवर्ती क्षेत्र में जो रात्रि के समय शीतल या ठंड होने से जो जलवाष्प की बूंदें जल में बदलती है, जलवाष्प होती है वो जल की बूंदों में बदलती है, उसे अपन ओस कहते हैं। ठीक, देखिए टॉपिक है हमारा आज का पहला, ओस। ओस क्या होती है? धरातल धरातल के निकटवर्ती वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के प्रत्यक्ष संघनन द्वारा मुख्यतः रात्रि में विकिरण से शीतल हुए जल वाष्प की बूंदों, जल वाष्प का जल की बूंदों को ओस कहते हैं।
रात्रि के समय शीतल विकिरण के कारण क्या होता है, जलवाष्प जल की बूंदों में बदल जाती है, जिसे अपन ओस कहते हैं। ओस से पौधे और भूमि को नमी मिलती है। अब ओस से क्या होता है, हमें पौधों और जो भूमि होती है उनको नमी मिलती है। ओस से पौधों एवं भूमि को नमी मिलती है। क्या मिलती है, नमी मिलती है। ठीक है, पौधों और भूमि को नमी प्राप्त होती है। अधिक ओस वाले जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वहां रबी में सरसों की जो फसल होती है उसकी बारहवीं फसल की करते हैं। सरसों होता है उसको बारहवीं फसल के रूप में बोते हैं, अर्थात 12 महीने में जो एक बार बोई जाने वाली फसल है। अधिक ओस वाले क्षेत्रों में रबी की सरसों की बारहवीं फसल बोते हैं। सरसों की 12वीं फसल बोई जाती है। देखिए, ये हुई हमारे ओस के बारे में नॉर्मल सी बातें। ठीक है, अब अपन दूसरी चीज देखते हैं, कोहरा। कोहरा क्या होता है, देखिए कोहरा क्या होता है दूसरा हमारा। कोहरा, कोहरा जल वाष्प युक्त वायु, क्या जल वाष्प युक्त वायु, जल वाष्प युक्त वायु तापमान, वायु का तापमान जब, जलवाष्प युक्त वायु का तापमान जब औसांक पर पहुंच जाता है, औसांक पर पहुंच जाता है, अर्थात जमने की स्थिति पर पहुंच जाता है। जब जमने की स्थिति पर पहुंच जाता है तो जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों तो जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों के, धूल के कणों के चारों ओर, धूल के जो छोटे छोटे कण होते हैं के चारों ओर कण के चारों ओर जल के रूप में एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। ये जल कण बहुत ही हल्के होते हैं। ये जो जल के कण होते हैं, अर्थात धूल मिट्टी के कणों के चारों तो जल इकट्ठा हो जाता है, जलवाष्प इकट्ठी हो जाती है। ये जल कण बहुत ही हल्के होते हैं जिससे ये वायु में निलंबित रह जाते हैं, अर्थात वायु के अंदर ही तैरते रहते हैं। ये जल कण बहुत हल्के होते हैं जिससे ये वायुमंडल में निलंबन
की अवस्था में रहते, किसकी अवस्था में रहते हैं? ये निलंबन की अवस्था में रहते हैं। ठीक है। और क्या होता है? तथा इनका समूह धुएं के कण के बादलों के रूप में दिखाई देता है। इनका जो समूह होता है, ये छोटे छोटे कण जिसमें धूल के कणों के चारों तरफ जलवाष्प इकट्ठा हो जाती है, ये समूह बादलों के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। इसे संग्रह का यह रूप कोहरा कहलाता है। इनका समूह धुएं में बादल के रूप में दिखाई देता है। संघनन के इस रूप को क्या कहते हैं? अपन कोहरा कहते हैं। अर्थात जब वायु का तापमान जलवाष्प युक्त वायु का तापमान जब औष्णांक बिंदु के आसपास होता है, तो वायु में पाए जाने वाले जो धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं, उनके चारों तरफ ये जलवाष्प इकट्ठी हो जाती है और जल के कणों के रूप में बन जाती है। ये जल के कण बहुत ही हल्के होने के कारण वायु में तैरते रहते हैं, नीचे की तरफ धरती पर नहीं आते हैं। ठीक है। और ये धुएं में बादलों के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है। मेघ बादलों के रूप में दिखाई देते हैं, जिसके कारण जिससे संघनन की जो ये अवस्था होती है, इसे अपन कोहरा कहते हैं। कोहरे के कारण सूर्य का प्रकाश फसलों को नहीं मिल पाता। बड़ी बात यह है, जो कोहरा होता है वो धुआं सा, जिससे सूर्य का प्रकाश उस कोहरे को पार कर नीचे जमीन पर पौधों तक नहीं पहुंच जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। ठीक है। कोहरे के कारण सूर्य का प्रकाश पौधों तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होने से क्या होता है? भोजन नहीं बना पाते, पौधे भोजन नहीं बना पाते, जिससे वो क्या हो जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण नहीं होने के कारण पौधे भोजन नहीं बना पाते हैं तथा पौधे क्या करते हैं? भोजन नहीं बना पाते तथा पीले पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। फिर अब में है आगे है धुंध व कुहासा। ठीक है। तो ये थे ओस और कोहरे के बारे में कुछ सामान्य बातें। अंदर इसको स्क्रीनशॉट ले आप। देखिए,
देखिए तीसरा है हमारा धुंध या कुहासा। ठीक है, यह कोहरे से कम घना होता है। ठीक है, यह कोहरे से कम घना होता है। जलयुक्त जो कण कोहरे के अंदर पाए जाते हैं। वायुमंडल में कोहरे की दृश्यता, जब अपन ये कोहरे की दृश्यता क्या कहती है, 1 किलोमीटर दूर तक की होती है। अर्थात हम ऐसा कोहरा, ये कोहरे का ही एक भाग कह सकते हैं, कोहरे की तरह ही होता है। जब कोहरा ऐसा हो कि जब अपन कोहरा हो और उसको 1 किलोमीटर दूर तक की देख सकते हैं, उस कोहरे में भी साफ, तो वो धुंध या कुहासा कहलाता है। और जैसे ये सुबह सुबह आती है, हम देखते हैं, अभी भी आती होगी, सुबह उठ के कभी कभार देखे तो आती है, और लेकिन जैसे सूर्य निकलता है, सूर्य के साथ ही खत्म हो जाती है। देखिए तीसरा है हमारा धुंध या कुहासा। धुंध या कुहासा, इसमें क्या होता है, देखिए जब जल कणों युक्त वायुमंडल, जब जल कणों युक्त वायुमंडल की, वायुमंडल अर्थात क्या हो, कोहरा। जलयुक्त कण किसमें होते हैं, कोहरे में होते हैं, कोहरा। ठीक, दृश्यता 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से अधिक, क्या हो, 1 किलोमीटर से अधिक होती है, उसे कुहासा, धुंध या गीला धुंध कहते हैं। अधिक होती है तो उसे कुहासा, धुंध या गीला धुंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, धुंध या गीला धुंध कहते हैं। ठीक है, यह कोहरे से कम घना होता है। पहली बात तो यह है कि यह कोहरे की तरह ही होता है, लेकिन कोहरे से कम घना होता है, कोहरे से कम घना होता है। ठीक है, यह उगते सूर्य के साथ, यह उगते सूर्य के साथ लुप्त हो जाता है। उगते सूर्य के साथ क्या हो जाता है, यह लुप्त हो जाता है। ठीक है, चौथा है हमारा, चौथा है धूम कोहरा। ये क्या होता है, धुएं और कोहरे का मिश्रण होता है, और ये एक वायु प्रदूषण का प्रकार है। इससे वायु प्रदूषण होता है। हम देखते हैं दिल्ली, बंबई, जो अपन सर्दी आती है तो उसमें अपन एक चीज देखने को मिलती है, धूम कोहरा। ठीक है, उस समय दिल्ली में कई सारे प्रबंध किए जाते हैं, बंबई में, बड़े बड़े क्षेत्रों में जहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती है, वायु प्रदूषण की मात्रा जहाँ बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ ये देखने को मिलता है। और वहाँ इस मौसम में, सर्दियों में, कई सारे प्रबंध, उपाय किए जाते हैं इस धूम कोहरे से बचने के लिए। चौथा है हमारा धूम कोहरा। धूम कोहरा किसे कहते हैं, यह धुएं तथा कोहरे का मिश्रण है। ठीक है, यह क्या करता है, यह एक वायु प्रदूषक का प्रकार है, जो
दृश्यता को कम करता है। वायु प्रदूषण का प्रकार है, जब ये होता है तो बहुत ही जहरीली वायु का निर्माण होता है। फिर है तुषार या पाला। पाले के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, किसान जानते होते हैं। जब क्या होता है, ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, अर्थात बर्फ जमने की जो अवस्था होती है, जो ताप होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और उससे कम होते ही बर्फ जम का निर्माण हो जाता है, अर्थात जल बर्फ में ठोस में बदल जाता है। तो जलवायु ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा, तो जलवाष्प क्या करती हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा, ऊर्ध्वपातन क्रिया में क्या होता है, ठोस द्रव में ना बदलकर डायरेक्ट गैस में बदल जाता है गैस में, और गैस द्रव में ना बदलकर पुनः वापस ठोस में बदल दिया था। ठोस से गैस, गैस से ठोस बदलता। तो ऊर्ध्वपात, जब वायुमंडलीय जो तापमान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, तो जलवाष्प ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा किसमें बदल जाती है, डायरेक्ट ठोस अवस्था बर्फ में बदल जाती है, बर्फ के छोटे छोटे कणों के रूप में बदल जाती है। ठीक है, इसे पाला या तुषार कहते हैं। अगला है हमारा पाला या तुषार। जब जब वायुमंडल का तापमान 0 जब वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, तब जल वाष्प क्या करती हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा सीधे ठोस बर्फ के छोटे छोटे कणों में बदल जाती है, जिसे पाला या तुषार कहते हैं। पाला या तुषार कहते हैं जिसे अपन। ठीक है, अब शीतकालीन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या, देखिए नोट बनाना आप इसमें। शीतकाल में यानी ठंडे के समय, सर्दी के समय, शीत काल में जब दोपहर, अब पाला जो पड़ता है वो पाला किस स्थिति में पड़ता है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि जब शीतकाल में क्या हो, दोपहर में ठंडी हवाएं चले। ठीक है, शीतकाल में दोपहर से पहले क्या हो, ठंडी हवाएं चले तथा शाम को क्या हो, हवाएं थम जाए। हवाएं चले तथा शाम को ये हवाएं चलना रुक जाती हैं। शीतकाल में दोपहर से पहले जब ठंडी हवाएं चले और शाम को ये हवाएं क्या हो जाती है, चलना रुक जाती हैं, तो असमान, और देखो दोपहर में तो ठंडी हवाएं चले, शाम को एकदम रुक जाए। ठीक है, और शाम को क्या हो, आसमान एकदम साफ हो, आसमान क्या हो, एकदम साफ
आसमान साफ हो, दीर्घ अवधि की रात्रि हो, दीर्घ अवधि की रात्रि अर्थात दीर्घ अवधि की रात हो, रात लंबी हो, तथा तापमान जमाव बिंदु, जो तापमान है जमाव बिंदु अर्थात 0 डिग्री से नीचे हो, से नीचे हो, तो इस स्थिति, इस परिस्थिति में पाला या तुषार गिरने, तुषार की संभावना सर्वाधिक होती है। देखिए छोटा सा सवाल 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि पाले गिरने की जो संभावना व्यक्त की जाती है वो किन परिस्थितियों पर आधारित है। क्या परिस्थितियां हो जब पाला गिरने की संभावना सर्वाधिक होती है? तो पहले तो दोपहर से पहले ठंडी हवा चले और शाम को वो हवाएं रुक जाए, फिर रात के समय आकाश एकदम साफ हो, ठीक है, आकाश एकदम साफ हो, वहां का जो तापमान हो वो जमाव बिंदु से कम और रात लंबी हो, ठीक है, दीर्घ अवधि की जो रात्रि हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है, पाला पड़ने की संभावना सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा उस समय पाला पड़ने की संभावना रहती है। अब पाले से फसलों को हानिकारक प्रभाव है, तो देखिए एक बार पहले स्क्रीन शॉट है इसका। अब पाले से क्या हानिकारक या प्रतिकूल प्रभाव है और उससे बचने के क्या उपाय हैं पाले से, वो अपन देखते हैं। अगर आप किसान वर्ग से हैं, आप खेती में जा रहे हैं, ठीक है, तो सर्दी के समय कब पाला पड़ सकता है, आप उससे थोड़ी बहुत बचाव कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए अगर अपन को पता है कि रात भाई दोपहर में, आज दोपहर में बहुत ठंडी हवा चली लेकिन शाम को वो ठंडी हवाएं रुक गई और रात को आसमान भी एकदम साफ है और सर्दी एकदम बर्फ जैसे जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है और लंबी रात्रि है, और सर्दियों में रात लंबी ही होती है, लंबी रात्रि है, तब आप समझ जाना कि कल पाला पड़ने की, अगले दिन सुबह पाला या तुषार पड़ने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो आप सुबह तक अपने फसल को बचाने के लिए अपने खेत में क्या बचाव कर सकते हैं उनके बारे में आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो पाले के बारे में है क्या है, फसलों के लिए पाला हानिकारक होता है। पहली बात तो फसलों के लिए पाला हानिकारक होता है, फसलों के लिए पाला क्या होता है, हानिकारक होता है। दूसरी चीज, इससे जीव द्रव्य जम जाता है, अर्थात कोशिकाओं के अंदर का जीव द्रव्य, पौधों के अंदर कोशिकाओं का जीव द्रव्य जम जाता है, पौधों की कोशिकाओं का जीव द्रव्य जम जाता है, जीव द्रव्य जम जाता है। अगला है, अब जीव द्रव्य जम जाता है तो कोशिका भित्ति पर क्या होता है, दबाव पड़ता है, जिससे कोशिका भित्ति फट जाती है, कोशिका भित्ति होती है वो फट जाती है, कोशिका भित्ति फट जाती है ज्यादातर जो, और कोशिका भित्ति फट जाती है, जीव द्रव्य भी जम जाता है, तो क्या हो जाता है, कोशिकाएं मर जाती हैं, कोशिकाएं मृत हो जाती है, ठीक है। ये प्रतिकूल प्रभाव है किसके, पाले के पाले से होने वाले जो हानियां है वो क्या क्या है।
जनवरी का जो अंत होता है, जनवरी का जो लास्ट सप्ताह या लास्ट के 15 दिन होते हैं, उस समय सर्दी बहुत जबरदस्त पड़ती है। तो वो समय पाला पड़ने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। जनवरी के अंत में पाला गिरने की सर्वाधिक संभावना होती है। सर्वाधिक संभावना होती है, सर्वाधिक संभावना होती है। ठीक है, देखिए अब क्या नुकसान क्या होता है इससे। अरंडी, जो टमाटर होता है, तंबाकू होता है, जीरा, कपास आदि की ये जो फसलें होती हैं, ये पाले से दूसरी फसलों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती हैं। अरंडी, तंबाकू, कपास, मटर, जीरा पाले से अन्य फसलों की तुलना में सर्वाधिक प्रभावित होती है, सर्वाधिक प्रभावित होती है। अब पाले से बचने के उपाय क्या है? ये तो प्रतिकूल प्रभाव हो गए। अब पाले से अपन बच कैसे सकते हैं? पाले से बचने के उपाय किस प्रकार अपन पाले से बच सकते हैं? देखिए पाले से बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो पाले से बचने के लिए हम क्या करें? पाला रोधी किस्मों का उपयोग करें। पहली बात तो जो पाला रोधी किस्म है, जिनसे पाला पड़ने पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पाला रोधी किस्मों का उपयोग करना। ठीक है, जनवरी के या सर्दियों का जो मौसम होता है, उसमें कैसी फसलों को बोए? अपन पाला रोधी किस्मों को बोए। हल्की सिंचाई करें, फसल बोने के बाद हल्की सिंचाई करना, क्योंकि अगर सिंचाई ज्यादा करेंगे तो खेत के आसपास के वातावरण में नमी रहेगी, वो रात को वही जल वाष्प की नमी है, वो जमाव बिंदु से कम तापमान होने पर वही जल वाष्प किस में बदल जाएगी? ठोस में बदलकर जमीन में पाले के रूप में आएगी। धुआं करके, अब धुआं करके कैसे अपन पाले से बच सकते हैं? क्योंकि धुएं में क्या होती है? ऊष्मा होती है, और वो जाकर वायुमंडल में बने हुए जलवाष्प की बूंदों का जो जल कण होते हैं, ठीक है, जो बर्फ के रूप में कण होते हैं, उनको पानी के रूप में बदल देती है। ठीक है, गंधक के अम्ल का छिड़काव करना। गंधक का जो अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका छिड़काव करना। कितना? 1000 में 1 लीटर, 1000 पानी में क्या? 1 लीटर गंधक का अम्ल मिलाना। गंधक का अम्ल H2SO4 का छिड़काव करना। कितना करना? 1000 लीटर पानी में 1 लीटर H2SO4। ठीक है, फिर है छाया करके। ठीक है, छाया करके। अब छाया करने से कैसे? आपको कि सर छाया करने से कैसे पाले से बचा जा सकता है? तो पौधे के ऊपर अगर छाया होगी तो पाले की जो बूंदे होगी वो उस छायादार, जिस चीज से भी छाया की है, अपन ने पर्दे से की है, पतरे से की है, किसी से भी की है, कोई धातु वाले पदार्थ से की है, तो उस पर ही आकर पाला पड़ेगा, वो फसलों पर आकर नहीं गिरेगा। ठीक है, बुआई के समय का समायोजन करके, बुआई का समय हम इस प्रकार से करें
कि जो पाला पड़ने का जो समय होता है सर्दियों का, उससे पहले पहले तो क्या आ जाए, जनवरी का जो ज्यादातर समय पाला पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है, उस जनवरी से पहले पहले तो हमारी फसल पक जाए और हम काट कर अपने घर में ले लें। इस तरह बुआई का समय करें कि ऐसी समय बुआई करें कि जनवरी आते आते, पाले का जो समय आते आते तो हमारी फसल पक कर तैयार हो जाए। तो बुआई के समय का समायोजन करके, क्या करके, बुआई के समय का समायोजन करके अपन पाले से बच सकते हैं। ठीक है, अगला है अब हमारा मेघ या बादल। ठीक है, तो ये तो था हमारे जलवाष्प के बारे में और उसके कुछ घटकों के बारे में। अब बढ़ते हैं अपन बादलों के बारे में, स्क्रीनशॉट। ठीक है, जो हमारा चौथा जल, मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाला तत्व है। ठीक है, बादलों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मेघ या बादल क्या होते हैं? मेघ या बादल क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले मेघ या बादल, मेघ या बादल, मेघ या बादल क्या होते हैं? देखिए, जब धरातल के विभिन्न, क्या होता है, धरातल के विभिन्न ऊंचाइयों पर जलवाष्प के संगलन के से, जब जलवायु की जो हमारे जो वायुमंडल की विभिन्न परतें होती हैं, उन धरातल से विभिन्न ऊंचाइयों पर जब जलवाष्प के संगलन से क्या होता है, संगलन होने से जल कणों व हिमकणों का समूह को अपन मेघ कहते हैं। जो जल कण और हिमकण के समूह बनते हैं आपस में जुड़कर, वो बादल या मेघ बनाते हैं। ठीक है, धरातल से विभिन्न ऊंचाइयों, धरातल से विभिन्न ऊंचाइयों पर जल वाष्प के संगलन से, धरातल से विभिन्न ऊंचाइयों पर जलवाष्प के संगलन से जलवाष्प से संगलन से निर्मित जल कणों, जो जल के कण होते हैं, जल कणों या हिम कणों के समूह को मेघ या बादल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघ या बादल कहते हैं। ये बादल तीन प्रकार के होते हैं। ये मेघ या बादल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? देखिए, मेघ या बादल तीन प्रकार के होते हैं, दो, और ये तीन प्रकार। ये हो गए हमारे तीन प्रकार। कौन कौन से? एक तो तीसरी पंख या पक्षमाप मेघ, ठीक है। दूसरा है कपासी या पुंज मेघ, और तीसरा है हमारा स्त्री मेघ। एक है तीसरी पंख, अगला है तीसरी पंखी या पक्षमाप मेघ। तीसरी पंखी या पक्षमाप मेघ। दूसरा है हमारा कपासी या पुंज मेघ, कपासी या पुंज मेघ। और तीसरा है हमारा स्त्री मेघ। स्त्री मतलब स्तर वाला जो मेघ होता है, स्त्री मेघ क्या होता है? देखिए, इसमें पढ़ते हैं अपन अच्छे से इसको।
सबसे पहले तेतरी मेघ या तेतरी मेघ या पक्षमाभ मेघ होते हैं, उनमें क्या बात होती है, वो किस तरीके से बाकी बादलों से भिन्न है। अब अपन तो बादल एक ही देखते हैं, या तो काले बादल या सफेद बादल, काले बादल वाली बारिश वाले बादल और दूसरे। अब ये कौन से तीन बादल आ गए हमारे सामने, उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं और श्वेत रंग के होते हैं, ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ये वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हमारे लिए क्या है, दूसरी चीज होती है श्वेत रंग के होते हैं, श्वेत रंग के होते हैं। ये क्या होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। आकाश में पक्षियों के पंख की तरह दिखते हैं, ठीक है। आकाश में किस तरीके के, आकाश में पक्षियों के पंख की तरह दिखते हैं। आकाश में क्या दिखते हैं, पक्षियों से पंख की तरह दिखते हैं। वर्षा नहीं करते हैं, ये बादल होते हैं, वर्षा नहीं करते हैं, लेकिन नीचे आने पर दूसरे बादलों से टकराते हैं। नीचे आने पर ये क्या करते हैं, दूसरे बादलों में परिवर्तित होकर वर्षा करते हैं। जब ये थोड़ा इनका वजन बढ़ जाता है, समूह कणों का समूह बढ़कर वजन बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं, नीचे आने पर दूसरे बादलों में वर्षा बदल जाते हैं। वर्षा नहीं करते, लेकिन नीचे आने पर दूसरे बादलों में बदल कर वर्षा करते हैं। अर्थात ये जिस ऊंचाई पर उपस्थित है वहां से ये वर्षा नहीं करते, लेकिन जब इनका वजन बढ़ जाता है तो ये नीचे की तरफ आते हैं और दूसरे बादलों में बदल जाते हैं और क्या करते हैं, बारिश करते हैं। फिर कपासी या पुंज मेघ। कपासी या पुंज मेघ में क्या होता है, ये आकाश में धुनी हुई रुई के समान दिखाई देते हैं। ये क्या करते हैं, आकाश में धुनी हुई रुई के समान दिखाई देते हैं। आकाश में किसके समान दिखाई देते हैं, धुनी हुई रुई के समान दिखाई देते हैं। ऊपरी भाग इनका गुंबदाकार या फूल गोभी की तरह होता है। ऊपरी भाग गुंबदाकार तथा फूल गोभी की तरह। मंदिरों में देखते हैं जो गुंबद होता है, इस प्रकार से ये इनका ऊपरी भाग होता है, ठीक है। फिर देखिए, अब आगे हैं कपासी पुंज, ये धुनी हुई रुई के समान दिखाई देते हैं और इनका ऊपरी भाग गुंबदाकार या फूल गोभी की तरह होता है, ठीक है। रंग काला और चमकीला होता है। इनका रंग क्या होता है, रंग काला तथा चमकीला होता है। रंग काला और चमकीला होता है। अगला है, ये गर्जन अधिक करते हैं, गरजते ज्यादा है, इनसे टकराने से आवाज बहुत ज्यादा आती है। ये गर्जन अधिक करते हैं, अर्थात गरजते ज्यादा है। तीसरा है हमारा, देखिए स्त्री में, ये निम्न ऊंचाई के अर्थात नीचे की तरफ भी पाए जाते हैं। ये निम्न या कम ऊंचाई
के होते हैं, कम ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं, कम ऊंचाई के होते हैं। इनका निर्माण विपरीत स्वभाव वाली दो वायु के राशियों के टकराव से होता है। इनका निर्माण विपरीत स्वभाव वाली दो वायु राशियों के टकराने से होता है। विपरीत स्वभाव वाली दो वायु राशियों के टकराने से होता है। इनसे हल्की वर्षा या फुहारे आती हैं, पड़ने की संभावना रहती है। इनसे हल्की वर्षा या फुहारे पड़ने की संभावना रहती है। हम देखते हैं बारिश के मौसम में जब कभी धूप भी निकली हुई होती है और साथ साथ क्या होती है, बारिश भी होती है, फुहारों के रूप में बारिश होती है हल्की, ठीक है। वो बादल कौन से, स्त्री मेघ कहलाते हैं। तो ये थे हमारे बादल और बादलों के बारे में, बादलों के प्रकार। स्क्रीनशॉट ले पहला। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा ओस के बारे में, कोहरे के बारे में, धुंध कोहरे के बारे में, धूम कोहरे के बारे में, पाला और तुषार के प्रतिकूल प्रभाव और उनसे बचने के उपाय के बारे में पढ़ा। और आखिर में अपन ने पढ़ा है बादल के बारे में, मेघ या बादल के बारे में। उम्मीद करता हूं जो भी आज मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बचे रहिए, खुद का और अपने घर वालों का, फैमिली का पूरा अच्छे से ध्यान रखिए, बिना फालतू बाहर ना घूमें। और घर पे रहकर आपके लिए जो ये उपलब्ध करवाई जा रही क्लासें हैं, ऑनलाइन स्टडी है, उससे कंटिन्यू जुड़े रहिए। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।